हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। एंड आज हम लोग फिर से जो सीबीएसई प्लस आईसीएसई हमारा जो 10th बोर्ड का रिवीजन पार्ट था वो फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड आज मैं अगेन आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड आई होप कि इसके बाद फिर आपके कुछ पार्ट्स कहीं ना कहीं सॉल्व हो सके और कंसेप्ट के थ्रू ही हम लोग जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग को जैसा मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इनके भी वीडियोस आने वाले हैं, फिजिक्स के ये वीडियोस आ रहे हैं, साथ ही साथ इन चैप्टर्स के भी वीडियो आएंगे और बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको रिवीजन मिल जाएगा। आने वाले टाइम पे आपको अदर वीडियोज़ भी मिलने वाले हैं जिन वीडियोज़ के थ्रू आप एक क्विक रिविजन कर सकते हो पूरे चैप्टर का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 31, velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second while its velocity in medium is 1.5 10 to the power 8 meter per second refractive index of medium। तो देखिए होता क्या है, अगर हम याद करें थोड़ा कंसेप्ट, तो जो वेलोसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू v2 बाई v1, यानी कि अगर एक मीडियम है मेरे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, है ना, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेलोसिटी। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी उतना ही कम, और जितना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा। और इस पे हमने और भी पहले भी डिस्कशन किए हुए हैं, तो अगर मैं आपको डिस्कशन समझाऊं कि देखिए आप बेसिक याद करो, जो बेसिक पार्ट था हमारा आप वो याद कर सकते हो कि क्या याद करना है हमें इस बेसिक पार्ट में। तो बेसिक पार्ट में हम लोग हमेशा बोलते आते हैं कि लेट से जैसे एक भीड़ भाड़ वाला रास्ता है समझने के लिए, तो उसमें हमें जाने में ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू एक खाली रास्ता। तो कुछ ऐसा ही लाइट बिहेव करता है मीडियम के अंदर। तो क्वेश्चन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर दे रखा है, एयर का जो वैक्यूम या एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो और मीडियम में वेलोसिटी 1.5 दे रखा है। तो अगर मैं मीडियम बोलूँ, म्यू एम, एम का मतलब मीडियम, बाई म्यू ए इज इक्वल टू वी ए बाई वी एम। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो म्यू एम निकालना है मुझे। तो म्यू एम जो होगा दैट इज इक्वल टू वी ए बाई वी एम इंटू म्यू ए। म्यू ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये अब हम ये किसी के लिए भी कर सकते हैं, ये सिर्फ एयर के लिए ऐसा नहीं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो वी ए का वैल्यू तो 3 इंटू 10 टू पावर 8 है, और इसका वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 है, और ये वैल्यू 1 है। तो आई थिंक ये 2 आ जाएगा। तो म्यू एम का वैल्यू विल बी 2। ओके, तो म्यू एम का वैल्यू 2 विच इज बेसिकली दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइट रे इंटर्स फ्रॉम अ मीडियम ए एंड बी एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। देखिए हम लोग इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं बेसिकली। तो आपको अच्छे से अगर मैं याद करवाऊं कि अगर कभी भी बॉडी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, ठीक है, अगर वो रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाता है। तो अगर आप यहां पे चेक करोगे तो इसका जाने का टेंडेंसी कुछ ऐसे था और ये ऐसे गया। तो पहले नॉर्मल से ज्यादा एंगल था, अभी नॉर्मल से एंगल कम हो गया। ये देखिए ये एंगल कम हो गया। तो कम हो गया इसका मतलब क्या है कि रेयर से डेंसर गया होगा, रेयर से डेंसर गया होगा, ये पक्का है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे म्यू ए और ये बोलता हूं म्यू बी, तो पक्का है मैं यहीं पे लिख के बता सकता हूं कि म्यू ए जो होगा उसका वैल्यू कम होगा म्यू बी से। ठीक है, तो यानी म्यू बी बाई म्यू ए क्या होगा, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए। तो म्यू बी बाई म्यू ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये म्यू बी बाई म्यू ए है क्या, यही तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, अगर मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। 1 के रेस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गुना है, इसी को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, दिस पार्ट। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं। अच्छा, याद रखने का एक ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं। ये ट्रिक
थोड़ा सा कंसेप्चुअल, ऐसा नहीं बोलेंगे किसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, बस बेसिक थिंकिंग में, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि याद नहीं रह पाता है कि रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है या डेंसर से रेयर में टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है। तो इसका बहुत सिंपल एक मैं पैटर्न याद रखने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, ठीक है, ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से आपको इस अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे कहीं भी पहुँचना है। आपने एंटर किया एक पॉइंट पे, मान लीजिए ऐसे हो, ऐसे देखिए, तो एक रास्ते पे एंटर किया और ये दूसरा पॉइंट है ये वाला, आपको यहाँ पहुँचना है। और ऐसा नहीं कि आपको यहीं पहुँचना है, इसके अपोजिट यहीं पहुँचना है, आप कहीं भी पहुँच सकते हो, यहाँ भी पहुँच सकते हो, यहाँ भी पहुँच सकते हो। तो देखो, अगर मैं एकदम सिंपल सी बात करूँ कि अगर एक रास्ता है, आपको यहाँ पे जाना था और आप ये नहीं चाहते हो कि आप लेट हो जाओ, मतलब आप एक देखो, जब भी हम, मान लो मैं कभी घर से निकला स्कूल जाने के लिए, तो मेरा एक फिक्स माइंडसेट होता है कि हाँ मैं स्कूल इतने टाइम पे पहुंच जाऊंगा, मुझे इस स्पीड से चलना है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उस दिन पे रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, अब मुझे तो उसी टाइम पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आराम आराम से जाऊंगा, आराम आराम से जाऊंगा, और सॉरी, अगर रास्ते में भीड़ हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट रास्ता ढूंढूंगा। अगर भीड़ है ज़्यादा, मतलब मुझे पता है कि मैं इसी रास्ते पे चलता रहूंगा तो क्या होगा, मुझे टाइम लग जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक शॉर्ट रास्ता पकड़ना चाहिए, ऐसा, ये शॉर्ट रास्ता पकड़ना चाहिए। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, देखो शॉर्ट रास्ता कौन सा होगा, देख के ही समझ में आता है कि ये रास्ता लॉन्ग होगा, ये रास्ता शॉर्ट होगा। पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, देखो दिस लेंथ स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर, ये वाला लेंथ, तो ये लेंथ ज़्यादा है क्योंकि ये वाला लेंथ ज़्यादा है, स्क्वायर करके सम करते हैं ना, अंडर रूट। तो और देख के भी समझ में आ रहा है कि ये लेंथ छोटा है, जितना हम पास जाएंगे उतना ही छोटा होगा। तो जब भी रेयरर से डेंसर जाएंगे तो हमें पास, क्योंकि भीड़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ज़्यादा भीड़ है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेंगे। और यहीं पे मान लो तुमको उसी टाइम पे पहुंचना है कि स्कूल तुम जल्दी नहीं पहुंचना चाह रहे हो, और अगर यहाँ पे और पहले से भी रास्ता खाली हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो तुम एक लंबा रास्ता लोगे, इस रास्ते पे नहीं जाओगे, लंबा रास्ता लोगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाओगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जैक्टली हो रहा है, लेकिन इसका थ्योरम अलग है, पूरा कंसेप्ट अलग है जो हम 12th में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी समझने के लिए याद रखने का एक ट्रिक है ना, निमोनिक्स बोल सकते हैं हम, कि हम कंफ्यूज अगर कभी स्कूल में क्लास या एग्जाम के दौरान करें तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल एक ट्रिक दिया है जो मैं भी यूज़ करता था, मैं भी काफ़ी बार कभी कंफ्यूज हो जाता था, तो मैं भी ये यूज़ करता था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ऑब्वियसली ये हो गया 33, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ इंटरफेस मीडियम एट 90 डिग्री। ये ट्रू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एकदम बात करूँ, लेट्स से, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 33। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स इफ द लाइट ऑफ हिट्स द बाउंड्री ऑफ इंटरफेस मीडियम एट एन एंगल 90 डिग्री। तो बिल्कुल ये ट्रू है। अगर 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे, जैसे मान लीजिए अगर 90 डिग्री पे मान लीजिए ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है, रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ इंटरफेस मीडियम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मान लीजिए 90 डिग्री पे ऐसे करके मीडियम में ऐसे करके हिट कर रहा है 90 डिग्री पे, ये जो हमारा इंटरफेस है उस पर 90 डिग्री पे हिट कर रहा है। तो अनडेविएटेड ये लाइट सीधा चला जाता है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बराबर करने के लिए ये अनडेविएटेड नहीं होता है। क्योंकि देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब अगर एक जीरो हो गया, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो कोई बोलेगा सर 90 नहीं है, ये नॉर्मल तो ये है ना। तो जितना ज़्यादा ये एंगल, ध्यान से देखिएगा, मैं भी उसको दिखाता हूँ, ये एंगल जितना ज़्यादा कम होता, जितना ये नॉर्मल के पैरेलल होता जाएगा उतना ज़्यादा एंगल कम होता जाएगा, जितना दूर रहेगा उतना ही एंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंगल किससे मेजर कर रहे हैं, नॉर्मल से। तो जब ये एंगल एकदम नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा, सरफेस या इंटरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल को हम जीरो बोलेंगे, 0 डिग्री एंगल। तो ये 0 डिग्री एंगल है हमारा। ओके, तो ये 0 डिग्री हो गया, हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो भाई अगर इधर 0 हो गया तो μ2 sin r
अब μ2 तो जीरो है नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ तो है, तो साइन आर को जीरो होना पड़ेगा। साइन आर कब जीरो होता है? जब आर जीरो होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा में थीटा जब जीरो होता है तो जीरो होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आर को जीरो होना पड़ेगा। तो मतलब इस कंडीशन के वजह से ये एक ट्रूथ है कि हाँ वो अनडेविएटेड निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विल बी। तो इस पर हम ज़्यादा समय अगेन नहीं डालेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इसका जैसा सेम क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया था, ठीक है। तो बस उसमें क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन था, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट गिवन था। तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू ए बाई म्यू एम इज इक्वल टू वी एम बाई वी ए, ठीक है। तो म्यू ए का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1.5 और वी ए का वैल्यू, स्पीड जो हमें दे रखा है, आई थिंक वी एम निकालना, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ इज इक्वल टू वी एम। तो यहाँ से देखें हम, तो बेसिकली वी एम का वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे कैलकुलेशन किया? वही रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, म्यू ए बाई म्यू एम इक्वल टू वी एम बाई वी ए। उल्टा कर देंगे और जो भी वैल्यूज है वो उसको पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी बी नहीं, डी। 10⁸ आया था या 5 है, सॉरी 10⁸ डी। नेक्स्ट 35, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास विल बी। देखिए बहुत सिंपल है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 3/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब क्या है? अगर मैंने अभी आपको समझाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाई μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का मतलब μ2 बाई μ1 होता है। तो इस बार एयर पहले पूछा, ग्लास बाद में, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे उल्टा चाहिए, म्यू बाई म्यू ग्लास, यानी कि 2/3। विच ऑप्शन इज देयर? सी। सिक्स्थ, beam of light incident through a hole A and B emerges out of the box holes C and D respectively, which of the following could be inside the box? अच्छा क्वेश्चन है, थिंकिंग का क्वेश्चन है, मैं अब इसको समझाता हूँ आपको। देखो अगर मेरे पास एक कोई भी लेट से मिरर है, लेट से मैं एक मिरर की बात करता हूँ, ठीक है, एक मिरर है या एक लेंस है, मैं अगर दोनों की बात करूँ तो पहले मिरर की बात करते हैं। अगर एक बीम ऑफ लाइट मान लीजिए मिरर से टकराता है, पैरेलल बीम है ऐसे, तो अगर ये रिफ्लेक्ट बैक करता है तो ये पूरा का पूरा बीम कुछ एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक करेगा ऐसे। उसी तरह से अगर एक लेंस है तो मान लीजिए एक बीम यहां से निकला, अगर ये एंगल पे गया तो ये पूरा का पूरा बीम एंगल पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा हो सकता था कि ये बीम यहां से ना जाके अनडेविएटेड भी जा सकता था। अगर ये पोल से गुजरे तो आप लोग पूछोगे कि सर अगर पोल से गुजरता, तो बिल्कुल सही बात है कि ये अनडेविएटेड जा सकता था। अगर ये अपने पोल से गुजर जाए यही बीम ऐसे करके, तो अनडेविएटेड जा सकता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर अनडेविएटेड भी जाता तो इसको इस रास्ते में आगे चला जाना चाहिए था। ये तो अपने रास्ते से थोड़ा नीचे चला आया, तो लेंस तो हो नहीं सकता है। प्रिज्म के केस में भी ऐसा ही होता है, या तो वो एंगल पे मुड़ जाएगा लेकिन पैरेलल नहीं निकल सकता उससे। अब पैरेलल वो भी शिफ्टेड, अगर पैरेलल भी निकल जाता तो मैं बोल सकता था लेंस हो सकता है अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गया तो, लेकिन यहाँ पैरेलल में शिफ्टेड है, तो क्या भाई गुजर पाएगा? आंसर है नहीं। तो क्या चाहिए यहाँ पे? एक ग्लास स्लैब। हम ग्लास स्लैब जब पढ़ते हैं और पूरा का पूरा ग्लास स्लैब का कैलकुलेशन करते हैं, तो ग्लास स्लैब का बेसिक प्रॉपर्टी यही होता है कि वो पैरेलली शिफ्ट करता है। अगर आप लोगों ने ग्लास स्लैब का थ्योरी पढ़ा है तो आपको याद आएगा कि एक लाइट एंटर करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ता है, फिर पैरेलली चला जाता है। तो ये एक्चुअल रेस से, पहले वाले रेस से पैरेलल ही होता है। तो बीम जो गिरा, तो देखिए यहाँ पे पैरेलल है, लेकिन क्या हुआ है, बस वो अपने पाथ से
थोड़ा सा इधर उधर हो गया, और ऐसा पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ ग्लास स्लैब के केस में हो सकता है। मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम अदर ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ आंसर पे नहीं जाना है, अगर इस पे कुछ और भी क्वेश्चंस दे तो हम कर सकते हैं कि लेंस यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं है, वो भी हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया। तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ए। 37th, if a ray of light passes from denser to rarer medium, angle of reflection will be less than angle of incidence। obviously हम जानते हैं इसमें क्या होगा कि अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो क्या समझाया था मैंने आपको कि भीड़ वाले रास्ते से आराम वाले रास्ते में पहुंच गया तो क्या करेगा, लंबा रास्ता लेगा, समय लेगा, स्पीड अब उसका ज़्यादा हो गया तो लंबा रास्ता लेगा क्योंकि सेम समय में पहुंचना है। तो यानी कि अगर समय लेगा, लंबा रास्ता लेगा, मतलब अगर ये हमारा बॉडी गिरा तो अगर वो ऐसे जाता तो ये छोटा रास्ता ले रहा होता, तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाना चाहिए। अगेन दिस इज अ ट्रिक जो मैं याद रखता हूँ, आप भी याद रख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर आपको डायरेक्टली भी याद रहता है तो दैट इज वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेसर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ज़्यादा है, लेसर नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, light ray is incident normally on the boundary surface of two media, then angle of refraction will be incident normally, okay। तो इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप बोलोगे सर 90 डिग्री पे गिर रहा है, नहीं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि जब ये लेट से ऐसे गिर रहा है तो ये एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो अगर ये नॉर्मल परपेंडिकुलर ही गिर रहा है तो ये एंगल बेसिकली क्या है, देखो कम होता जा रहा है, जितना ये पास आता जाएगा नॉर्मल से एंगल कम होता जाएगा, और ये बेसिकली एंगल कितना है, 0। तो एंगल 0 पे अगर इंसिडेंट किया तो रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था अभी जस्ट इसके पहले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन, इन विच ऑफ दिस मीडिया a ray of light incident obliquely at some angle would bend the most। देखिए ये कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मुझे कुछ ना पता हो तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए इसका आंसर ग्लिसरीन होगा। तो इसमें मुझे एक डेटा चाहिए, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जिस क्वांटिटी का, जिस बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, बेंडिंग उसी में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 39th की अगर हम बात कर ले तो इसका आंसर कहीं ना कहीं हमारा डी हो जाएगा। 40, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर 1.33, 1.53 एंड 1.43 रेस्पेक्टिवली, हेंस द लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे यहाँ पे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। हमने अभी एक चीज़ पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है वेलोसिटी उतना ही कम होगा, स्पीड उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि सबसे स्लो इन गिवन क्वांटिटीज में ग्लास में होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा ग्लास का है। तो अगर इसका आंसर ग्लास होता तो आंसर वुड बी राइट। तो देखिए हमने कंसेप्चुअली इन सारे क्वेश्चंस को किया है, 10 मोर क्वेश्चंस हमने किए हैं। आगे हम और भी क्वेश्चंस के साथ में आएंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप कर सके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज के साथ जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, आ सकते हैं, आप उनको कवर कर चुके हो, ठीक है। बाकी वीडियोस को देखिए, जो कंसेप्ट के वीडियोस हैं उनको समझ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पे बस क्विक रिविजन हो रहा है। तो इट विल बी बेटर कि आप वो वीडियोस को समझो जहाँ पे आप कंसेप्चुअली समझ पा रहे हो, और उससे जब आप रिलेट करोगे क्वेश्चंस को तो ऐसे क्वेश्चंस अब कुछ भी आए तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। बाकी आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द वीडियो ओनली, कि जितना ज़्यादा मैं कंसेप्ट डिस्कस कर सकूँ और एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास और भी आते रहे, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी आएंगे। अभी एग्जाम्स और भी हैं, ठीक है। थैंक यू।